हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड, फटाफट ध्यान से सुनना। प्रॉफिट और गेन हेड सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा प्रोविजंस है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। इसीलिए जब पहले मैं आपको बता रही हूँ कि पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ साइमल्टेनियसली चलाते चलना, नहीं तो कब भूल जाओगे पता नहीं लगेगा। ठीक है, आया बच्चा समझ में? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड क्या करोगे, प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन? सबसे पहले कोई भी इनकम पीजीबीपी हेड में पी प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, जी मतलब गेन, बी मतलब बिजनेस और पी मतलब प्रोफेशन। कोई भी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करने के लिए हमें चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ता है। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। सैलरी में हमने क्या पढ़ा था? इनकम कब सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है? इनकम कब सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है? जल्दी बताओ। इनकम जब रिलेशनशिप काय का होता है? एम्प्लॉयर और काय का होता है? एम्प्लॉयज का होता है। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है तो इनकम कौन से हेड में जाती है? सैलरी हेड में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कब जाती है? जब मकान होना चाहिए या मकान के साथ अटैच क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए। या तो मकान होना चाहिए या मकान के साथ अटैच क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए। तो ये इनकम आपकी कहाँ जाती है? हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। तीसरी कंडीशन, अब हम तीसरा हेड पढ़ने जा रहे हैं बेटा, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरा हेड पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ क्या? बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहले या तो बिजनेस होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए। या तो बिजनेस होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए। और बिजनेस है तो उससे प्रॉफिट अराइज होगा और प्रोफेशन से क्या अराइज होगा? गेन अराइज होगा। बिजनेस में जरूरी नहीं है प्रॉफिट अराइज हो, बिजनेस में या तो प्रॉफिट अराइज होगा या लॉस अराइज होगा। और प्रोफेशन में या तो गेन अराइज होगा या क्या अराइज होगा? लॉस अराइज होगा। इतनी बात समझ आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? सबसे पहले हमें ये पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि 3 शर्तों पे चलती है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कितनी शर्तों पे चलती है? 3 शर्तों पे चलती है। पहला, एक्टिविटी जो आपकी होनी चाहिए वो कंटिन्यूस एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी कंटिन्यूस एक्टिविटी होनी चाहिए। और एक्टिविटी में रिस्क और रिटर्न इनडिफाइन होना चाहिए। एक्टिविटी में रिस्क और रिटर्न क्या होना चाहिए? एक्टिविटी में रिस्क और रिटर्न क्या होना चाहिए? इनडिफाइन होना चाहिए। रिस्क और रिटर्न इनडिफाइन होना चाहिए, यानी डिफाइन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी क्लासेस है या क्या हम लोगों की एक्टिविटी पढ़ाना टाइम पास एक्टिविटी की कंटिन्यूस एक्टिविटी? कंटिन्यूस एक्टिविटी। क्या यहाँ का रिस्क और रिटर्न डिफाइन है? डिफाइन है कि इतना ही मिलेगा? कम भी मिलता है और ज़्यादा भी मिलता है। जॉब में रिस्क और रिटर्न डिफाइन होता है ना कि भाई अगर आपकी सैलरी 80,000 पर मंथ है तो 80,000 रुपये मिलेगा। ये जॉब में क्या है? डिफाइन है। क्या हमारे बिजनेस में ऐसा डिफाइन है? 10 बच्चे और आ जाए हमारे रिटर्न क्या होगा? बढ़ जाएगा। 2 बच्चे फीस ना दे तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हमारी बिजनेस रिस्क में आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे रिस्क और रिटर्न अनडिफाइंड अनसर्टेन हो वही इनकम कहाँ जाती है? पीजीबीपी में जाती है। पहली एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? बोलो ना। पहली एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? कंटिन्यूस। दूसरी एक्टिविटी क्या होना चाहिए? रिस्क और रिटर्न क्या होना चाहिए? रिस्क और रिटर्न इनडिफाइन होना चाहिए। रिस्क और रिटर्न क्या होना चाहिए? इनडिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना? इतनी बात समझ आ रही है ना? तो वही इनकम कहाँ जाएगी बच्चों? कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी? पीजीबीपी हेड में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। एक स्कूल का टीचर है, जॉब करता है। स्कूल का टीचर है, जॉब करता है, उसको कंसिडरेशन मिलता है, कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। कहाँ जाएगा? बोलो पक्का ना, कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। जॉब करता है तो इट मीन्स वो कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। दूसरा, ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनना। दूसरा, स्कूल का प्रिंसिपल का पेमेंट कहाँ जाता है? सैलरी में जाता है। स्कूल के डायरेक्टर का पेमेंट कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में। क्यों डायरेक्टर का पेमेंट जाएगा? डायरेक्टर का रिस्क और रिटर्न क्या है? अनडिफाइंड है।
अगर कई बार स्कूल के प्रिंसिपल ही स्कूल के क्या होते हैं, सुने हैं ना, स्कूल के प्रिंसिपल ही उनके क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो फिर उनका पेमेंट कहाँ जाएगा, पीजीबीपी आएगा। नहीं सैलरी नहीं, नहीं नहीं नहीं, पूरा यहाँ अगर सैलरी अगर और मगर नहीं, यहाँ नहीं अकाउंट्स का कंसेप्ट। रिस्क और रिटर्न डिफाइन नहीं है तो कहाँ जाएगा, एक्टिविटी मस्ट बी कंटिन्यूअस, रिस्क एंड रिटर्न विल बी इनडिफाइंड, अनडिफाइंड होती है, अनसर्टेन होना चाहिए, तो ही वो आपकी इनकम कौन सा हेड में टैक्सेबल होती है, बोलो, तो ही आपकी इनकम कौन सा हेड में टैक्सेबल होती है, पीजीबीपी। श्योर हो, ठीक है, ठीक है, समझ आया स्कूल के। हाँ अब एक बात बताओ बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है दीपशिखा, बताओ उसमें मैं पढ़ाती हूँ, बोलो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में, पक्का, क्यों, रिस्क और रिटर्न क्या है, इनडिफाइंड, और कंसिडरेशन फिक्स है, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे रहता है तो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा, कहाँ जाएगा, पीजीबीपी। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाती हूँ, वो कंसिडरेशन कहाँ जाना चाहिए, सैलरी की पीजीबीपी, पीजीबीपी में जाएगा। मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही हूँ, आइमा में पढ़ा रही हूँ, कहाँ जाएगा, सैलरी में जाएगा, सैलरी। और यार देखो ध्यान से सुनना, ये सैलरी में रिस्क और रिटर्न क्या, ये मेरे, मैं क्या एम्प्लॉय हूँ, नहीं, एम्प्लॉय का काम और मेरे काम में अलग है, फर्क है ना, कि नहीं है, एम्प्लॉय की 9 से 5 ड्यूटी है, क्या मेरी 9 से 5 ड्यूटी है, नहीं, मैं क्या काम कर रही हूँ, असाइनमेंट वाला, बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, असाइनमेंट वाला, 9 से 5 क्या मेरी ड्यूटी है क्या, कि भाई अगर, अच्छा चलो सुन, चलो तुम सब लोग में से एक भी बच्चा ना है, सब बंक मार रहे हो, किसी दिन छुट्टी कर रहे हो, ठीक है, बता के कर रहे हो, बंक नहीं मार रहे हो, जो छुट्टी कर रहे हो बता के कर रहे हो, क्या माधुरी मैडम आएंगी, बिल्कुल नहीं, क्या मैं आऊंगी, नहीं आऊंगी, इट मीन्स मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरी क्या नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात आ गई सैलरी में, तो नहीं जाएगी इनकम, मैं आइमा में जो पढ़ा रही हूँ सैलरी इनकम तो नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर क्या नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक, मेरा एक क्या है, एक असाइनमेंट है, एक जॉब नहीं है, क्या है, असाइनमेंट है। अब सुनना ध्यान से, बाई चांस यहाँ डिसाइडेड है कि मैं पर स्टूडेंट 60% लूंगी, तो कहाँ जाएगा, रिस्क और रिटर्न क्या, डिफाइन क्या अनडिफाइन, अनडिफाइंड, रिस्क और रिटर्न एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस, और रिस्क और रिटर्न क्या है, अनडिफाइंड है, तो कहाँ जाएगा ये, पीजीबीपी, कहाँ जाएगा ये, पीजीबी। और एक फिक्स अमाउंट है, पर मंथ 1 लाख रुपए लेती हूँ मैं, पर मंथ 1 लाख रुपए लेती हूँ मैं, ये कहाँ जाएगा, नहीं, कोई सैलरी, 1 लाख रुपए लेती हूँ तो भी क्या मैं कंट्रोल में काम कर रही हूँ क्या, नहीं, क्या मुझे 9 से 5 बैठना है क्या, नहीं, कि मुझे वो असाइनमेंट पे फोकस करना है, मुझे उस असाइनमेंट पे फोकस करना है ना, ठीक, तो बोलो कहाँ जाना चाहिए, पीजीबीपी में। रिस्क और रिटर्न डिफाइन नहीं, इनडिफाइन है ही नहीं, अनसर्टेन नहीं है, अदर सोर्स, वेरी गुड, कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक, इतनी बात क्लियर हो रहा है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, रिस्क और रिटर्न अगर इनडिफाइन होगा तो भी कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा, डिफाइन है तो, डिफाइन है, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में आप काम नहीं करते हो, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में आप बिल्कुल काम नहीं करते हो, बोलो कहाँ जाएगा, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में काम नहीं करते हो तो अदर सोर्स, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में काम करते हो तो, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में काम करते हो तो सैलरी, और एक असाइनमेंट बेस पे काम करते हो तो इनकम फ्रॉम। अरे रिस्क और रिटर्न डिफाइन हो गया वहाँ, कि भाई मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए मिलना है यहाँ से, बोलो क्या जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा, नहीं कहाँ जाएगा, इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, बोलो क्लियर हुई, ठीक। मैं आईसीआई की भी फैकल्टी हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की फैकल्टी हूँ, वहाँ से भी मैं असाइनमेंट बेस पे लेती हूँ, ठीक है, असाइनमेंट बेस पे टैक्स पढ़ाती हूँ, कभी असाइनमेंट बेस पे कॉस्ट पढ़ाती हूँ, कभी असाइनमेंट बेस पे अकाउंट्स चलता है मेरा वहाँ पे, वहाँ से मुझे कंसिडरेशन मिलता है, फिक्स अमाउंट मिलता है महीने का 60,000 रुपया, बोलो कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। क्या मैं उनकी दूसरी एक्टिविटीज में इंगेज हूँ क्या, मैं सिर्फ उस 1 घंटे पढ़ाने के लिए क्या हूँ बेटा, इंगेज हूँ क्या, इतनी बात समझ आ रही है। तो बेटा बोला गया रिस्क और रिटर्न डिफाइन हो तो पीजीबीपी नहीं है, पीजीबीपी हेड मेरे लिए नहीं है, और रिस्क और रिटर्न क्या होना चाहिए, इनडिफाइंड, अनसर्टेन, तो फिर बेटा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब पीजीबीपी मतलब बी और पी, बी का मतलब क्या होता है, बिजनेस, बिजनेस मतलब ट्रेड करना, बिजनेस मतलब क्या करना, ट्रेड करना, आइदर यू आर एक्टिविटी विल बी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब
गुड्स बना के बेचना। रिस्क और रिटर्न अनसर्टन, सर्टन, अनसर्टन एक्टिविटी कौन सी, कंटिन्यूअस। तो ट्रेडिंग करना बिजनेस। विद द टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्विसेज देना प्रोफेशन। मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ कि प्रोफेशन कर रही हूँ? मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन सीए। मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या हो गई, सीए हो गई। ठीक है। डॉक्टर इधर 1250 के डॉक्टर को पेमेंट कहाँ जाता होगा? 1250 के डॉक्टरों का पेमेंट कहाँ जाता होगा? सैलरी, पीजीबीपी, अदर्स। सरकारी डॉक्टर है, एम्स के डॉक्टरों का पेमेंट सैलरी। मरीज आए ना आए उनका पैसा नहीं लग रहा, पहले प्लस उनको 9 से 5 तक की आपको क्या देनी है, ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और पेमेंट इतना आएगा, बोलो कहाँ जाएगा? सैलरी में। एक डॉक्टर है जिसकी खुद की क्लिनिक है, नर्मदा वाला, नर्मदा वाले का खुद का ये हॉस्पिटल है, बोलो उसका खुद डॉक्टर भी है वो, ठीक, बोलो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पीजीबी। और उसके अंडर में जितने डॉक्टर आते हैं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। नर्मदा वाले ने 10 डॉक्टर फिक्स करके रखे, उनकी ड्यूटी 9 से 5 रहती है, इनकी ड्यूटी 12 से रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 तक रहती है, फिक्स है। मरीज आए ना आए आपको वहां बैठना ही बैठना है, और इतना पेमेंट लेना ही लेना है, बोलो कहाँ जाएगा? सैलरी। कहाँ जाएगा? सैलरी। क्योंकि रिस्क और रिटर्न क्या है, सर्टेन की अनसर्टेन? रिस्क और रिटर्न क्या है? सर्टेन। अब बच्चों इधर फोकस करना, बिल्कुल ध्यान देना। रिस्क और रिटर्न सर्टेन है तो बेटा कहाँ जाना चाहिए वो, बोलो कहाँ जाना चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब नर्मदा वाला करता क्या है, ध्यान देना। नर्मदा वाला क्या करता है, बड़े बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं ना, कैंसर या अपना कौन सा हार्ट पेशेंट है, हार्ट का ऑपरेशन है, या जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके जो भी जितने भी ऑपरेशन है ना, उनके लिए क्या परमानेंट डॉक्टर बिठाना उसके लिए पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो असाइनमेंट बेस पे काम करते हैं। जब भी कोई मरीज आता है, ऐसा कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि कैंसर का, अंशिता म्यूट कर दे बेटा। हाँ, जब भी कोई मरीज जब भी कोई मरीज आता है या वो आता है, क्या बोलते हैं अपन, अब सुनो, जब भी कोई मरीज आता है या वो आता है तो वो बोलते हैं हाँ हमारे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो स्पेशलिस्ट को क्या करते हैं, बुला लेते हैं। अब स्पेशलिस्ट को पेमेंट कर रहा है नर्मदा वाला, सपोज वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है डॉक्टर एक्स, लेट्स से सपोज, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर क्या है, एक्स। बोलो अब डॉक्टर एक्स का पेमेंट कहाँ जाएगा, क्या सैलरी में जाएगा? क्या वो नर्मदा के टाइम से बाउंडेड है? क्या उसको 5 से 8 या सुबह 9 से 5 बैठना है? नहीं, तो बोलो उसका पेमेंट कहाँ जाएगा? या तो पीजीबीपी में जाएगा, या वो अदर सोर्स में जाएगा, या वो पीजीबीपी में जाएगा, या वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। अगर उसकी एक्टिविटी कंटिन्यूस है, आए दिन आता जाता रहता है उसके यहाँ, आए दिन, मतलब उसका उसके साथ एक टाइप है कि भाई मैं ही करूँगा इनके ऑपरेशन, तो बोलो क्या होगा, पीजीबीपी। और अगर टाइप नहीं कभी कभार होता है तो फिर असाइनमेंट बेस पे कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। लॉजिक क्लियर हो रहा है? बोलो क्लियर है? तो भैया जी पीजीबीपी के लिए बी होना चाहिए, पी होना चाहिए। बी मतलब बिजनेस वाला, गुड्स में डील करना। पी मतलब प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन है सर। एक बंदा है डेंटल क्लिनिक है उसकी, कहाँ? एक बंदा है डेंटल क्लिनिक है उसकी, पीजीबीपी। कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। एक डेंटल क्लिनिक में एक डॉक्टर आता है, एक डेंटल बहुत बड़ी डेंटल क्लिनिक है, उसमें एक है बंदा जिसमें वो क्या करता है, 9 से 5 तक वो डॉक्टर बैठता है उस डेंटल क्लिनिक में, बैठ नहीं है उसको 9 से 5, तो फिर वो कहाँ जाएगा? सैलरी। क्लियर है? श्योर? हाँ, आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से, बार्बर की दुकान, सब बॉयज तो खास करके कटवाते हैं बाल। बार्बर की दुकान, बार्बर की दुकान वाला बाल काटता है, पैसे मिलते हैं, बोलो वो पैसे कहाँ जाएंगे? जी प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री रहती है, सीए की डिग्री। वेरी गुड।
प्रोफेशन, पीजीबीपी में बिजनेस प्रोफेशन इंक्लूडिंग वोकेशन होता है। हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज? मनप्रीत वॉइस आ रही है? ओए अंशिता वॉइस आ रही है? मनप्रीत आ रही है? यस मैम। तो पहले बोलना था ना बेटा, इतनी देर से मुझे लगा कि बेटा उसी समय बोलते हैं ना। ठीक है चलो, अब आएगा बेटा कौन सा, बोलो अब क्या आएगा, बोलो अब क्या आएगा? वोकेशन। पीजीबीपी में एक और चीज होती है, कौन कौन सी? पीजीबीपी में एक और होती है, कौन सा बेटा होता है? वोकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशन? वोकेशन का मतलब होता है कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई भी क्या करना, विदाउट टेक्निकल क्वालिफिकेशन। बार बार बाल काटता है, उसने बाल काटना अपने पापा से सीखा है, पापा से सीखा, तो पापा को टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिग्री देंगे क्या उसको? तो भी इसमें आएगा। ठीक है, तो भी क्या आएगा इसमें आएगा। अच्छा, हाउस कीपिंग वाले की पेमेंट, भाई का पेमेंट कहाँ जाता होगा? सैलरी। 1 घंटा उसको भले डस्ट हो ना हो, उसको रोज आके क्या करना है? सफाई करनी है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। अच्छा, रेस्टोरेंट के वेटर का पेमेंट सैलरी में जाएगा। रेस्टोरेंट के मालिक को जो पेमेंट मिलता है कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। इतनी बात समझ आई बच्चों? इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैं शेयर मार्केट में डील करती हूँ? हाँ, शेयर मार्केट से पैसा शेयर में इन्वेस्ट करती हूँ और क्या कर देती हूँ? बेचती हूँ। शेयर मार्केट शेयर में इन्वेस्ट करती हूँ, बेचती हूँ। बोलो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। कैपिटल गेन कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। और जो ब्रोकर होते हैं उनका काम ही ये रहता है सुबह 9:30 से लेकर 1 सेकंड भी टर्मिनल पे इधर से उधर नहीं होते। 9:30 बजे से लेकर कब तक? 3:30 बजे, 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक क्या करते हैं? रोज आते हैं टर्मिनल पे, रोज शेयर खरीदते हैं और सेम डे क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। सेम डे क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो बेटा वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। देखो, शेयर मार्केट में 3 चीजें होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितनी चीजें होती हैं? 3। इंट्राडे, स्विंग ट्रेड एंड व्हाट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक, इंट्राडे रोज आना, रोज खरीदना माल और रोज बेच देना। शेयर भी एक क्या है? माल ही तो है, स्टॉक ही तो है। ठीक, तो बोला गया जो बंदा इंट्राडे ट्रेड करता है उसका पेमेंट कहाँ जाता, उसका कहाँ जाता होगा? इंट्राडे जो करता है वो कहाँ जाता है? पीजीबीपी। इंट्राडे जो करता है वो कहाँ जाता है? पीजीबीपी। स्विंग ट्रेड होता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर बेच देना। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। तो जो स्विंग ट्रेड वाला होता है वो कौन सा कहलाता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कौन सा कहलाता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो लंबे टाइम का पीरियड का होता है, 12 महीनों से ऊपर का होता है, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? ठीक, आया समझ में? तो ब्रोकर वालों का कई बार शेयर मार्केट भी कहाँ चला जाता है? पीजीबीबी में। अगर आप कौन सा डील कर रहे हो? इंट्राडे। कौन सा डील कर रहे हो? इंट्राडे डील कर रहे हो। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? इनफैक्ट मैं भी अगर कई एक किसी दिन सेम डे मिलता है, सेम डे क्या कर देती हूँ? बेच देती हूँ। तो वो भी मेरा कहाँ जाएगा? पीजीबीबी में जाएगा। वो भी मेरा कहाँ जाएगा? पीजीबीबी में जाएगा। समझ आ रही है कहानी? जैसे उसी दिन मैंने आईआरएफसी का शेयर 125 रुपए में खरीदा था, नीचे ही खरीदा था गाड़ी में, और शाम को 12:15 1 बजे तक मैंने उसको 141 रुपए पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी ट्रेड हो गई? इंट्राडे। ये मेरी कौन सी ट्रेड हो गई थी? इंट्राडे ट्रेड हो गई थी। तो इंट्राडे इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन लग रहा था आज मार्केट गिरा हुआ है तो 125 रुपए में खरीद के 2-3 दिन में मार्केट उठेगा, और मुझे एक ही दिन में कितने 15 रुपए एक शेयर पे मिल रहे थे, 1000 रुपए 1000 शेयर पे लगाया था मैंने काम। ठीक है, सिंगल 1 डे में 15,000 रुपए मिल गए थे मेरे को। तो मैंने कहा क्यों कल तक वेट करे, मैंने सेम डे बेच दिया। तो बच्चों को कहाँ जाना चाहिए? बोलो कहाँ जाना चाहिए? पीजीबीपी में। क्या इतनी बात क्लियर है? श्योर? आया समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये इसको करने के भाई साहब अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग क्या होते हैं बच्चा? तरीके होते हैं। आया बेटा समझ? ब्यूटी पार्लर वाले का पेमेंट
ब्यूटी पार्लर वाले का पेमेंट कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। ठीक है, तो अब चलते हैं। ये है बेटा, यहाँ पर हमें सेक्शन नंबर बच्चों, सेक्शन नंबर 28 से लेकर 44 तक के सेक्शंस पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं? सेक्शन नंबर 28 से लेकर क्या करने हैं? सेक्शन नंबर 44 तक के सेक्शंस पढ़ने हैं। वो उनमें बताया गया है पीजीबीपी के प्रोविजन। ठीक, पीजीबीपी के क्या बताए गए हैं? प्रोविजन। वहाँ हाउस प्रॉपर्टी में हमने कौन कौन से सेक्शन पर, देखो इधर ध्यान देना बेटा, हाउस प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे सेक्शन है, सैलरी में भी बहुत सारे सेक्शन है, 16, 17 याद है ना, 22, 23, 24, ये सारे सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी के। लेकिन बेटा हमने सैलरी में केवल एक ही सेक्शन याद किया। कौन सा सेक्शन याद किया? याद करो, सेक्शन 16(1), 16I, 16II, डबल आई यानी 16(2) और 16(3) याद किया था। और 2 और 3 कहाँ मिलता है? ओल्ड रेजिम में मिलता है। 2 और 3 ओल्ड रेजिम में मिलता है। 2 और 3 न्यू रेजिम में मिलता था। 2 और 3 न्यू रेजिम में नहीं मिलता था। और फिर हाउस प्रॉपर्टी में मैंने केवल 2 सेक्शन पढ़े, बाकी सेक्शन कोड करना जरूरी नहीं है। सेक्शन नंबर 24A और सेक्शन नंबर 24B। सेक्शन नंबर 24B और न्यू रिजिम में मिलता है? नहीं। अच्छा, सेल्फ में नहीं मिलता। सेक्शन नंबर 24B सेल्फ में, न्यू रिजिम में नहीं मिलता, और लेट आउट में मिलता है। भूलना मत प्रोविजन। बहुत टैक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है और टैक्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। याद नहीं करोगे सबसे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, और याद कर लोगे दिमाग में बिठा लोगे सबसे इजी बनेगा। ठीक है, देखो एक बात बोल, मुझे भी याद है, फिर बोलोगे मैडम 18 साल से पढ़ा रहे हो तो आपको तो याद ही होगा। अरे बाबा ठीक है, मैं 18 साल से, किसी टाइम तो मेरा पहला साल होगा एज अ स्टूडेंट लाइफ, तो मेरा पहला साल होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, हमेशा याद रखो चीजों को। जब भी कोई लॉ पढ़ते हो, कॉस्ट नहीं, लॉ, चाहे इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ हो, चाहे फिर आपका कॉर्पोरेट लॉ हो, कोई भी लॉ, लॉ को पढ़ने के टाइम में मैं बार बार आपसे यही रिपीट करती हूँ, आज जो पढ़ा है क्लास में पढ़ा है, रात को सोने के टाइम पे दिमाग में या रिवाइज करते चलो, बुक को खोले बगैर। और जहाँ दिमाग में लगे कि डाउट है, ये सही है कि गलत है, उस समय रात को मत खोलो, सुबह उठते से उसको खोल लो, दिमाग में हमेशा के लिए वो लॉ फिट हो जाएगा। लेकिन आप चाहोगे कि आज मैं पढ़ लूँ, कल फेंक दूँ उसको, फिर आगे मेरे को उससे कोई काम ही नहीं है, तो बहुत गलत बात फहमी में। ठीक, सीए और सीएमए के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, सी और सीएमए के स्टूडेंट को ये लॉ टेम्परेरी लॉ याद नहीं होना चाहिए, लॉ परमानेंट होना चाहिए। क्योंकि जब डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ता है, तो जब डॉक्टर बनते हैं तो मेडिसिन क्या होती है, याद, मेडिसिन याद करता है ना कि इसके लिए ये इस टाइप की मेडिसिन होती है, इसके लिए ये टाइप की मेडिसिन होती है। वैसे ही इन फ्यूचर तुम्हें क्या करना है, इनमें काम करना है। तो एक दिन पढ़ के दूसरे दिन भूलना तो तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब सुनो बच्चा, सेक्शन नंबर 28 से लेकर बोला गया सेक्शन नंबर 44 तक के आपको पीजीबीपी में सेक्शंस दिए गए हैं। लेकिन बच्चों 28 से लेके, ध्यान देना बेटा, 28 से लेके 44B में हमारे पास जो क्या गिवन है, 28 से लेके 44 के बीच में हमारे पास जो सेक्शंस गिवन है, उसमें से इसमें कम से कम ना तो कम से कम 25 से 30 सेक्शन हमें मुझे याद करवाना पड़ेगा। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी में एक, सैलरी में एक, यहाँ पे कम से कम 25 से 30 सेक्शन मुझे याद करवाने, याद हो जाएंगे। लेकिन बस क्लास में अटेंडेंट माइंड से रहना, इतनी बात क्लियर आई। चल, सेक्शन नंबर 28 कहता है कि बिजनेस इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। कोई भी इनकम बिजनेस की अगर होगी तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। अब बिजनेस इनकम में क्या क्या आता है, कस्टमर की सेल ही आती है, अगर आप प्रोफेशन करते हो तो उनकी फीस वगैरह आती है, यही तो होती है बिजनेस इनकम। बेटा बोला गया सेक्शन नंबर 28 कहता है बिजनेस से कनेक्टेड डायरेक्ट इनकम भी टैक्सेबल होती है और बिजनेस से कनेक्टेड इनडायरेक्ट इनकम भी टैक्सेबल होती है। इधर ध्यान देना, बिजनेस से कनेक्टेड डायरेक्ट इनकम भी टैक्सेबल होती है और बिजनेस से कनेक्टेड क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम भी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कौन सी इनकम है, फीस मिल रही है ना, पढ़ाने से फीस मिल रही है, कौन सी इनकम है, बोलो, डायरेक्ट इनकम है। ये तो डायरेक्ट इनकम है, जो क्लाइंट से सीधे मिले वो क्या है, डायरेक्ट। अब बिजनेस से कनेक्टेड
लेकिन इनडायरेक्ट इनकम किससे कनेक्टेड होनी चाहिए? बिजनेस से। अब सुनना ध्यान से बच्चे, एक बात सुनना, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक ऑफर आया, मेरे कॉम्पिटिटर का ऑफर था वो, ठीक है, कि मैडम एक काम करो, आप 1 साल मत पढ़ाओ। उसको लगता है कि अगर मैं मार्केट में 1 साल दूर रही ना तो मार्केट में क्या आएगा, फिर मैडम की कोई भी क्या नहीं बचेगी, वैल्यू नहीं बचेगी। वो बोलती है मैडम आप क्या कितना कमा लेते होंगे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख कमा देते होंगे, यही होगा। आप 1 साल आप पढ़ाने का काम बंद कर दो, सिर्फ 1 साल, ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। मुझे भी लगा, ध्यान से सुनना, मुझे भी लगा 1 साल ही तो बस पढ़ाना बंद करना है, ध्यान से सुनना, 1 साल एक, और वो भी नहीं, वो बोल रहे सी एंटर पढ़ाना बंद कर दो। मुझे भी लगा ठीक है भाई, 1 साल में 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, कौन सी बुरी बात है। उसकी ओपिनियन क्या है, अगले साल मार्केट में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। और मेरी ओपिनियन क्या है, 1 साल पढ़ाने के फिर से 1 साल के बाद पढ़ाऊंगी, फिर से वही बच्चा आना शुरू होगा, बस मेरे को 1 साल का। तो ये मेरे क्लाइंट ने क्या किया, मेरे को पैसा दिया कि मेरे कॉम्पिटिटर ने मेरे को पैसा दिया? कॉम्पिटिटर ने पैसा क्या मुझे मेरी कैपेबिलिटी के कारण दिया कि मेरे बिजनेस की कैपेबिलिटी के कारण दिया? बिजनेस की, नहीं तो क्या कोई आपको तो ऑफर दे, कोई आपको तो ऑफर दे, या कोई एक बंदा नॉर्मल सीए होगा क्या उसको ऑफर देगा क्या? नहीं। क्यों? मार्केट में पढ़ाने वाले बहुत, लेकिन कोई ना कोई कैपेबिलिटी किसके कारण थी? बिजनेस के कारण। इसे कौन सी इनका 1 करोड़ रुपए मैंने ले लिए, बताओ कहाँ जाना चाहिए? क्या सैलरी में जाना चाहिए? क्या मैं उसके अंडर काम कर रही हूँ क्या? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में तो जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। कैपिटल गेन में जाएगा ही नहीं। अदर सोर्स या पीजीबीपी एक्टिविटी किसके कारण है? बिजनेस के कारण। जब आप कोई एक्टिविटी नहीं, जब आप बिजनेस न करने की भी कोई एक्टिविटी करते हो, ड्यू टू बिजनेस ही तो है, तो वो भी इनकम कहाँ जाएगी? इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? चलो अब सुनो ध्यान से बेटा। दूसरी चीज, जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो ना, बहुत ज्यादा, जब आप कोई गुड्स क्या करते हो, हाँ इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, इंपोर्ट करते हो क्या के लिए? गुड्स आगे बेचने के लिए। इंपोर्टेड गुड्स मिलते हैं ना मॉल्स में, बेचने के लिए। वो गुड्स बेचना कौन सी एक्टिविटी है? पीजीबीपी। लेकिन गवर्नमेंट जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट किया हुआ गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, तो जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की होती है ना, उसका आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक, जब आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी तो वो किसका खर्चा था? बिजनेस का। तो रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी को कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कहते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक। आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, कौन सी इनकम? अदर सोर्स, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। इन कनेक्शन ऑफ क्या है? बिजनेस ही है ना। कोई चीज इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब इन कनेक्शन ऑफ बिजनेस ही तो कर रहा है ना। तो बोलो कौन सी इनकम होगी? पीजीबीपी। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट। जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको एक क्या होता है ना, आप यहाँ एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हो, तो कंट्री को वो करने के लिए क्या डेवलप होती है, इंडियन कंट्री डेवलप होगी, ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट के द्वारा कई कंट्रियों का इंपोर्ट करने का लाइसेंस आपको फ्री में मिलता है। आप जब एक्सपोर्ट करते हो, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस। क्योंकि वहाँ की कंट्रियाँ तो एक्सपोर्ट करेगी, हमारी कंट्री उसको क्या करती है? रिस्ट्रिक्ट करती है। लेकिन आपको उसका लाइसेंस फ्री में मिल जाता है। अब सुनना ध्यान से, जब आपको वो लाइसेंस फ्री में मिल गया, मिला किसने दिया? गवर्नमेंट ने। हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया, सिर्फ इंपोर्ट करने का क्या आया है? लाइसेंस। अब सपोज मैंने इंपोर्ट करने का लाइसेंस पीयूष को क्या कर दिया? बेच दिया। पीयूष को क्या कर दिया? बेच दिया। ये इंपोर्ट लाइसेंस किसके कारण आया है? बिजनेस के कारण। किसके कारण आया है? बिजनेस के कारण। तो ये भी कहाँ है टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। डायरेक्ट इनकम कस्टमर की इनकम। दूसरी कौन सी? किसी एक्टिविटी को क्या करने के कारण? प्रोहिबिटेड। किसी बिजनेस एक्टिविटी को क्या करने के कारण? प्रोहिबिटेड करने के कारण आपको कोई पैसा मिल रहा है, पता है ना अभी, कॉम्पिटिटर पैसा दे रहा है। दूसरा ड्यूटी इंटाइटलमेंट, मतलब इंपोर्ट लाइसेंस फ्री में मिल रहा है,
ठीक। तीसरा ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक समझ आया? क्या होता है ड्यूटी ड्रॉबैक? इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो जाती है? रिफंड। इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो जाती है? रिफंड। तो बच्चों वो भी कौन सा होगा? बोलो क्या होगा? कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? ये देखो, इंसेंटिव रिसीव बाय द कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो, बिजनेस एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको कई सारी क्या मिलते हैं? कई सारे क्या मिलते हैं? इंसेंटिव मिलते हैं। एक चीज और, जब आप इधर ध्यान देना, जब आप कई सारे क्या करते हो ना, गुड्स, सॉरी, जब आप गुड्स को एक बहुत हैवी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं ना, गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिए जाते हैं? वो भी कहाँ जाएगा? पीजीबीबी। क्या वो कस्टमर दे रहा है आपको? नहीं। वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। लेकिन इन कनेक्शन ऑफ क्या दे रही है? बिजनेस। इन कनेक्शन ऑफ क्या दे रही है? बिजनेस। तो वो भी कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। कस्टम ड्यूटी का रिफंडेबल हो जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक बताया, ठीक। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी ट्रांसफर, यही इंपोर्ट लाइसेंस मिला। इंपोर्ट लाइसेंस के अकॉर्डिंग आपने इंपोर्ट लाइसेंस किसी को क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो अभी बच्चों को कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। मतलब कहानी का तात्पर्य ये है कि पीजीबीपी में केवल बिजनेस की डायरेक्ट इनकम नहीं जाती, बिजनेस के कनेक्शन के कारण अगर आपको कोई इनडायरेक्ट इनकम भी मिल रही है तो वो भी बेटा कहाँ टैक्सेबल होती है? पीजीबीपी में। इसको ज्यादा नहीं है बेटे, इसका मतलब ये मैं कहा, एक थोड़ा सा बस दिमाग में लेते यार। दूसरी चीज बेटा, सैलरी मिलती है तो कहाँ जाती है? सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब अगर मेरा बिजनेस है, मैं उसमें पार्टनर हूँ, क्या पार्टनर को सैलरी मिलती है? हमने फाउंडेशन में पढ़ा, मिलती है ना पार्टनर को सैलरी। पार्टनर की सैलरी कहाँ जाना चाहिए? पीजीबीपी की पे सैलरी, सैलरी में जानी चाहिए। पार्टनर बिजनेस का एम्प्लॉय होता है, पार्टनर होता है। पार्टनर का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंट। अपने लिए वो क्या करता है? अपने द्वारा किए गए काम के लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, अपने द्वारा किए गए काम के लिए दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इट मींस म्यूचुअल एजेंट। म्यूचुअल एजेंट मतलब क्या होता है? ऑनर कम एजेंट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ही क्या होता है? ऑनर कम एजेंट। तो एक बात बताओ, ऑनर कम एजेंट है पार्टनर। पार्टनर किससे? पार्टनर का भी एम्प्लॉय है नहीं, डायरेक्शन में काम करेगा कि खुद डिसीजन लेगा? खुद डिसीजन लेगा। तो बोला गया बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, पार्टनर को जो भी बोनस, कमीशन, वगैरह 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 एक्स वाई जेड सारी चीजें मिलती हैं, तो वो भी बच्चों कहाँ जाएगी? बोलो कहाँ जाएगी? समझ आ रहा है? पार्टनर को कोई भी बोनस, कमीशन वगैरह मिलता है तो बच्चा कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? पार्टनर को कोई बोनस, सैलरी, बोनस, कमीशन फॉर्म से मिलता है तो बच्चों कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये आगे सेक्शन है पूरा, अभी नहीं कवर करेंगे, ये बाद में चीजें पढ़ेंगे। आया समझ में? ठीक। हाँ, कोई एक्टिविटी ना करने के कारण, कोई एक्टिविटी ना करने के कारण आपको कोई इनकम अराइज होती है तो बोलो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। अब सुनो ध्यान से, याद करो, सैलरी में पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या करवाता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या करवाता है? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस भरता है, भरता है ना। एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? किसके घर वालों को? एम्प्लॉय के घर वालों को। बेटा इधर ध्यान से सुनना बच्चों, एम्प्लॉयर जो है ना, अच्छा एम्प्लॉयर के लिए कौन सा हेड ऑफ इनकम? एम्प्लॉय के लिए तो सैलरी हेड है, एम्प्लॉयर के लिए कौन सा हेड है? पीजीबीपी। माधुरी मैडम के लिए कौन सा हेड है? सैलरी। आइमा के लिए क्या है? पीजीबीपी। आइमा के लिए कौन सा हेड है? पीजीबीपी। इतनी बात क्लियर हो रही है ना कि हाँ या ना? अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए दो इंश्योरेंस करवाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या करवाता है? दो इंश्योरेंस करवाता है। अगर एम्प्लॉय की डेथ होगी तो पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को। दूसरा ऑप्शन ये रहता है, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसके चले जाने से ना, एम्प्लॉय उसके चले जाने से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा? बहुत क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। मतलब सब समझो डूब जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए वो क्या करवा के रखता है? इंश्योरेंस। बाई चांस कोइंसिडेंस, सपोज एम्प्लॉय की क्या हो गई? डेथ हो गई, तो ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा किसको देगी? एम्प्लॉयर को। और एम्प्लॉयर पैसा खुद रखेगा क्योंकि उसको क्या हुआ है?
लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट इज कॉल्ड क्या है? कीमैन। कीमैन समझते हो ना? बोलो ना, कीमैन समझते हो ना? कीमैन का मतलब क्या होता है? की, चाबी, चाबी वाला इंसान जिसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन का ताला नहीं खुलता, और वो चाबी अगर गुम जाए तो ताला ही टूटेगा ही, ताला मतलब ताला खत्म। तो इसीलिए बोला जाता है क्या होता है? कीमैन। बोलो बच्चों, उसे क्या कहते हैं? कीमैन इंश्योरेंस क्या कहा जाता है? पॉलिसी। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको क्या मिला, सुनो, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको क्या मिला? पैसा मिला। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको पैसा मिला तो बोलो कहाँ जाएगा? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको पैसा मिला तो बच्चों कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर को मिला तो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? बोलो क्लियर हो रही है? अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में बच्चों पैसा मिला तो बेटा कहाँ जाना चाहिए? पीजीबीपी में। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, ये वाली चीज पढ़ेंगे बाद में। इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल एसेट्स पढ़ेंगे बाद में। सेक्शन 35 एडी ये भी पढ़ेंगे हम बेटा। कहाँ पे पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे। क्या है सेक्शन 35 एडी श्रद्धा? वो ये ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले और नए चलो साइंटिफिक बिजनेस की नीड से हाँ वो स्टोर वगैरह करते हैं। हाँ साइंटिफिक रिसर्च वालों की जो रीसेल की जाती है वही है ना। हाँ 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 हाँ। सेक्शन 35 एडी बुक पढ़ चुके, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी ये क्या होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना बच्चा? ठीक, अब सुनो, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ये सारी चीजें क्या होती है। इतनी बात समझ आई बच्चों? अब पीजीबीपी में ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पीजीबीपी में क्या होना चाहिए? ओए बोर नहीं चल रहा है जो तू सो रहा है, इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है और यूं यूं आंखें मल रहा है। सुनो, इधर ध्यान से सुनो। दो दिन की नहीं, एक दिन की सिर्फ थ्योरी है आज की, बस। उसके बाद कल से तेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, जो तेरी आंखें छोटी छोटी है ना वो यूं हो जाएगी। ठीक है? ठीक, अब आ जाओ बच्चों, इधर ध्यान देना बेटा। सुनो, बिजनेस दो होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन और एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। जनरल जो भी बंदा बिजनेस करता है वो कहलाता है नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। नॉन स्पेकुलेटिव यानी गैर सट्टेबाजी ट्रांजेक्शन। और एक होता है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब सट्टे वाला बिजनेस। सट्टे वाला बिजनेस यानी ये ताश खेलना। ताश खेलना कोई बिजनेस है क्या? अच्छा, कार्ड गेम से इनकम मिलती है तो कहाँ जाती होगी? अदर सोर्स। तो बिजनेस थोड़ी ना है वो, तो अदर सोर्स। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है बच्चों? सट्टेबाजी वाला बिजनेस क्या होता है? ध्यान से सुनो। जब आप इंट्राडे डील करते हो या डेरिवेटिव मार्केट में डील करते हो, इंट्राडे डील करते हो या डेरिवेटिव मार्केट में डील करते हो, शेयर मार्केट में इंट्राडे, या अभी मैंने इंट्राडे पढ़ाया। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? जिस दिन खरीद रहे हो उसी दिन क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, उसी दिन बेच रहे हो। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या डेरिवेटिव मार्केट में डील करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन। डेरिवेटिव मार्केट ही होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपकी क्या होती है? डील होती है। तो भाई साहब ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगे हमारे? बोलो ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगे हमारे? स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं? स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाता है। अब ये होता क्या है? डेरिवेटिव मार्केट या इंट्राडे मार्केट होता क्या है? सुनो ध्यान से, इधर देना। अगर मैंने आज शेयर खरीदे तो मेरे अकाउंट में कब आएंगे? अगर मैंने आज शेयर खरीदे तो सेटलमेंट कब होगा? नहीं, आज नहीं होगा, T+2 में होता है। आज मेरे अकाउंट में डिलीवरी होगी, कल में फिर जैसे ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो शेयर्स T+2 के रोलिंग सेटलमेंट पे, फिर मैं किसी और बंदे को क्या कर दे सकती हूँ? दे सकती हूँ। बाकायदा उसमें डीमेट में मेरे नाम से क्या होंगे? शेयर होंगे।
लेकिन जब आप बेटा क्या करते हो, इंट्राडे डील करते हो, जब आप क्या करते हो, इधर ध्यान देना, जब आप इंट्राडे डील करते हो, तो इंट्राडे डील करते हो तो मैंने कहा, जैसे अभी मैंने बताया, आज अभी सुबह मैंने 125 का शेयर खरीदा, मेरे अकाउंट में आया ही नहीं, अकाउंट में आने में T+2 का डीलिंग हो, मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है। उससे पहले ही मुझे कोई क्या मिल गया, बायर मिल गया 141 रुपए में, कोई बायर 100, मेरी नजर पहले पड़ गई उसके ऊपर, तो मैंने उसको कितने में खरीदा, 125 में। अभी मेरे अकाउंट में आया ही नहीं वो डील, मेरे अकाउंट में क्या शेयर आया है क्या, नहीं। तो जिस बंदे ने मेरे को सेल किया ना, जिस बंदे ने मेरे को क्या किया, सेल किया, उसको मैंने कहा कि भाई साहब ये वाला जो शेयर है ना, ये वाला शेयर मेरे अकाउंट में ना डाल के किसके अकाउंट में डाल दे, तीसरी पार्टी के अकाउंट में डाल दे। तो यहाँ पे उसने मेरे से कितना लिया, 125, और मैंने उस बंदे से कितने ले लिए, 110। मतलब गुड्स आने से पहले ही, डील ट्रेड होने, गुड्स आने से पहले ही मैंने केवल मार्जिन पे काम करना किया, जहाँ पर शेयर की डिलीवरी नहीं होती, शेयर की क्या नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती। सेम डे आप मार्जिन पे काम करते हो, सेम मेरे अकाउंट में आया क्या, मैंने उससे कितने लिए, उसको कितने दिए, मैंने उसको कितने दिए, 125, इस बंदे से कितने लिए, 141। आकाश पैसा के किससे किसके अकाउंट में चला गया, शेयर किससे किसके अकाउंट में चला गया, उस बंदे से इस बंदे के अकाउंट में चला गया, मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। लेकिन 141 और 125 कितना होता है, 141 और 125 16 रुपए किसके अकाउंट में आ गए, मेरे अकाउंट में आ गए, विदाउट डिलीवरी डील करना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्पेकुलेटिव। वैसे ही होता है डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत लंबी कहानी है, एक फ्यूचर और ऑप्शन आप सीखोगे फाइनल में, ठीक है, ठीक, या तो फाइनल में सीखोगे, या जो बंदा शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो फिर उसके लिए है ये काम, ठीक है। फाइनल में पूरा डेरिवेटिव मार्केट पढ़ते हैं अपन, इतनी बात समझ आई है, ठीक। तो जब आप बेटा विदाउट डिलीवरी लिए क्या करते हो, शेयर्स में डील करते हो, कमोडिटी में क्या करते हो, डील, देखो उसे कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग व्हाट, स्टॉक्स एंड शेयर इज द पीरियोडिकली और अल्टीमेट सेटलमेंट, अल्टीमेटली सेटल डिलीवरी के बगैर होता है, डिलीवरी के साथ होता है, डिलीवरी के बगैर होता है कि डिलीवरी के साथ होता है, अरे क्यों, मेरे अकाउंट में शेयर आया नहीं आया, डिलीवरी के बगैर होता है कि डिलीवरी के साथ होता है, डिलीवरी के क्या होता है, बगैर। अदरवाइज देन बाय, देखो देखो इधर ध्यान से सुनो, अदरवाइज देन बाय क्या लिखा है, अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी, ट्रांसफर ऑफ क्या आएगा, कमोडिटी। समझ आया, डिलीवरी के बगैर बच्चों का क्या होता है, डील ट्रांजैक्शंस में क्या होती है, बोलो ना, ट्रांजैक्शन में डील विदाउट डिलीवरी होती है, विद डिलीवरी होती है, ट्रांजैक्शन में डील विद डिलीवरी होती है, विदाउट डिलीवरी होती है, विदाउट डिलीवरी होती है। तो बोलो बेटा वो कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो, वो कहाँ जाएगा, वो कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा, जल्दी बोलो, स्पेकुलेटिव क्या माना जाएगा, ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों, बोलो क्लियर है, आया ना, श्योर हो ना। तो बेटा वो बेटा क्या माना जाएगा, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, डेरिवेटिव मार्केट में डील करना क्या माना जाता है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। तो ये बच्चों मेरा सेक्शन नंबर 28 है। सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है, चार्टिंग सेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ट सेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टिंग सेक्शन, जल्दी बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कौन सी एक्टिविटी आएगी, सबसे पहले बिजनेस की डायरेक्ट इनकम, बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक, किसी एक्टिविटी को प्रोहिबिटेड करने के कारण अगर आपको कोई इनकम हो रही है, और ड्यूटी इंटाइटलमेंट और पार्टनर सैलरी, याद करो, पार्टनर सैलरी, पार्टनर का क्या बोनस, ठीक, पार्टनर का क्या बोनस, कमीशन, ये सब कुछ कहा जाएगा। अच्छा एम्प्लॉय का बोनस कहा जाएगा, सैलरी, पार्टनर का बोनस, जीडीपी। अच्छा एक बात बताओ, बैंक, इधर ध्यान देना बेटा, फोकस करना, बैंक में पैसे जमा करते हो, बैंक में इंटरेस्ट देती है, तो कहाँ जाएगा, अच्छा कैपिटल गेन में अदर सोर्स है, अदर सोर्स में कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं, कहते ना, याद करो, पढ़ा है ना हमने कॉम्बिनेशन, यहाँ तो बहुत डीप में पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे पढ़ा है ना, पार्टनर को बोनस पे कैपिटल पे क्या देते हो, इंटरेस्ट
पीजीबीपी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है? ऑनर को। कहाँ जाएगा? पार्टनर का बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ कहाँ, सैलरी कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चा? क्लैरिटी है? ठीक, आ रहा है बच्चा समझ में? आया ना? ठीक, चलो बच्चा अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, फोकस करना ध्यान से। एक बात बताना, यहाँ पे मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तुम लोगों से फीस आ रही है, कहाँ जाती होगी? हमारे हम लोगों के लिए कहाँ जाती होगी? तुम लोगों से फीस का कलेक्शन आया 40 लाख। कितना कलेक्शन आया? 40 लाख पे टैक्स दे, 40 लाख पे टैक्स दे। क्या एक बात बताओ, ये बिजनेस है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ इनफ्लो इन आउट, इन आउट, इन आउट। इन होता है तो इनकम, आउट होगा तो एक्सपेंसेस। क्या पीजीबीपी में खर्चों का डिडक्शन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक एम्प्लॉय रहता है, क्या एम्प्लॉय का कोई खर्चा होता है? होता है एम्प्लॉय का खर्चा। एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है एम्प्लॉय, हाँ या ना? एम्प्लॉय जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जाता है। माधुरी मैडम है हमारी मैडम, यहाँ आती है, सैलरी मिलती है, उनका कोई खर्चा है? नहीं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, आने जाने का खर्चा, वो भी यहाँ मिलता है, तो वो तो कन्वेंस अलाउंस याद करो, हमने क्या पढ़ा था? नहीं, कन्वेंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड जितने खर्चे होते हैं, आना और जाना, उसके लिए अगर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो वो भी टैक्सेबल होता था, याद करो, होता है। एम्प्लॉय के जो भी खर्चे होते हैं उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50 मिलता है ना? इनकम से कनेक्टेड एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे होते हैं, तुम्हारे मैक्सिमम कम हो ज्यादा हो मुझे उससे नहीं मतलब। तो घर के खर्चों का तो डिडक्शन नहीं देंगे एम्प्लॉय को, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में आने जाने के खर्चों का, छोटा मोटा खर्चे का डिडक्शन देंगे। तो बोलो वो कितना मिलेगा? 50,000। एम्प्लॉय को कौन सा स्टैंडर्ड माना? मकान से कनेक्टेड खर्चे का कितना डिडक्शन मिलता है? 30% बोलते हैं ना। लेकिन बिजनेस के स्टैंडर्ड, अच्छा एक बात बताओ, मकान का सैलरी का खर्चा ज्यादा होता होगा कि बिजनेस के खर्चे ज्यादा होते हैं? बिजनेस के खर्चे ज्यादा होते हैं। बिजनेस के खर्चों का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, बिजनेस से कनेक्टेड खर्चों का रियल डिडक्शन। बिजनेस से कनेक्टेड खर्चों का कौन सा डिडक्शन मिलता है? रियल डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 29 कहता है जब भी आप पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करोगे तो पीजीबीपी की इनकम में इनकम उठाओगे, इनकम में से क्या माइनस करोगे? इनकम में से एक्सपेंसेस नहीं, बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस करोगे। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस नहीं करोगे, क्या माइनस करोगे? बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। बिजनेस एक्सपेंसेस कौन से सेक्शन में डिफाइन किए गए? सेक्शन नंबर 30 से 36 में। सुनो, 30 से 36 में एक स्पेसिफिक खर्चे डिफाइन है। 37 कॉमन सेक्शन, 37 क्या है? कॉमन सेक्शन है। फिर सेक्शन 40 में डिसअलाउड खर्चे दिए गए। मतलब कॉमन खर्चे तो हैं, हम भी मानेंगे, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने उनको क्या किया है? डिसअलाउड किया। इतनी बात समझ आ रही है? सेक्शन 28 क्या? चार्जिंग सेक्शन का है का? इनकम। चार्जिंग सेक्शन का है का? इनकम। सेक्शन 29 क्या कहता है? पीजीबीपी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो? बिजनेस इनकम में से क्या माइनस करोगे? बिजनेस क्या माइनस करोगे? एक्सपेंसेस। अब सुनो, सेक्शन 30 से लेकर 36 तक कुछ स्पेसिफिक दिए गए। 37 में कॉमन सेक्शन है। सबसे पहले मैं 37 का एक कॉमन सेक्शन पहले बता देती हूँ क्योंकि मुझे वो हर सेक्शन में काम आता है, ठीक है? लेकिन 37 में अभी पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, बस उसकी शर्तें बता देंगे, ठीक है? बाकी डीपली वहां पढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ, बिजनेस इनकम में से खर्चे क्या होना चाहिए? कौन खर्चे माइनस होने चाहिए कि बिजनेस के खर्चे? तो पहली शर्त ये है कि एक्सपेंडिचर मस्ट बी इन बिजनेस एक्सपेंडिचर। खर्चे कौन से होने चाहिए? बिजनेस, मतलब पर्सनल खर्चे नहीं होने चाहिए। इधर हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करवाया? वाइट वॉश करवाया, डिडक्शन मिलेगा? हमने क्या कहा? खर्चे कौन से होने चाहिए? मैंने ऑर्गेनाइजेशन में वाइट वॉश करवाया, डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? आईमा में वाइट वॉश कराया,
बिजनेस खर्चे होना चाहिए। दूसरा एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विथ ऑन बिजनेस। पहला क्या है? बिजनेस एक्सपेंडिचर, मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर इग्नोर मारो। दूसरा क्या? एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विथ ऑन बिजनेस। दीपशिका के खर्चों का डिडक्शन आइमा वाले ले पाएंगे? आइमा के खर्चों का डिडक्शन दीपशिका ले पाएगी? क्यों? अलग अलग बिजनेस है, दो सेगमेंट अलग अलग है। पहली शब्द क्या बोल रहा है? बिजनेस एक्सपेंडिचर। दूसरी शब्द क्या बोल रहा है? कनेक्टेड विथ ऑन बिजनेस। अब मैं बोलती हूँ आइमा वाले सर को भी आना, माधुरी मैडम को पेमेंट करने में काम करो, आप मत करो, मैं कर देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, आप मुझे उतना क्या दे देना, कैश दे देना, तो क्या मिलेगा? नहीं। बाद में पकड़ में अगर आए तो क्या होगा? क्रॉस होगा। मैडम अगर बोल देती मैं तो आइमा के लिए काम करती, मैं तो दीपशिका के लिए कभी काम ही नहीं किया, फैक्ट भी है। तो क्या मिलना चाहिए? नहीं। पहली शर्त क्या? खर्चे कौन से होने चाहिए? दूसरे एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विथ ऑन बिजनेस, एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विथ। तीसरी शर्त एक्सपेंडिचर विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चे कौन से होने चाहिए? रेवेन्यू खर्चे। दो अकाउंट्स में दो खर्चे पड़ते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। जो बेनिफिट एक साल से ज्यादा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता बच्चों, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। उसके ऊपर क्या मिलता है? मैंने ये बिल्डिंग खरीदी, मिलेगा? बिल्डिंग खरीदी, मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करवाया, मिलेगा? बकायदा मिलेगा। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, बिजनेस से कनेक्टेड ये कंप्यूटर नहीं मिलेगा ना, कैपिटल है। ये कंप्यूटर एक साल चलेगा कि एक साल से ज्यादा? जो चीज एक साल से ज्यादा चलती है उसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल खर्चों का कभी डिडक्शन नहीं होता, कैपिटल खर्चों का डेब्ट का डिडक्शन होता है, समझा? कंप्यूटर खरीदा, अभी हम लोगों ने दो प्रोजेक्ट खरीदे, बोलो क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा, समझे? क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। सपोज ये प्रोजेक्ट खराब हो गया, किसी मैकेनिक को दोबारा सुधारने के लिए उसने 1000 रुपए लिया, क्या मिलेगा? डिडक्शन। ठीक, तो पहली शर्त एक्सपेंडिचर विद बी रिलेटेड टू बिजनेस। दूसरी शर्त एक्सपेंडिचर विद रिलेटेड विद ऑन बिजनेस। तीसरी शर्त इट शुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, इट शुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर। चौथी शर्त एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर। बच्चों एक बात सुनो, हमारा प्रीवियस ईयर क्या? हमारा प्रीवियस ईयर क्या? जल्दी बताओ। 22, 23 है, 23, 24, क्या यही है ना प्रीवियस ईयर मेरा? बोलो। 23, 24। हाँ चलो चलो चलो, अभी चाय आई, बताओ इसके खर्चों का डिडक्शन मिलेगा? आया ना? मिलेगा? क्यों मिलेगा? एक्सपेंडिचर कनेक्टेड रेवेन्यू है कि बिजनेस का है? जल्दी बोलो। रेवेन्यू नेचर का है ना, बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, घर पे चाय पत्ती मंगवाते हैं, नहीं मिलेगा? श्योर? नहीं मिलेगा। अब एक बात सुनो ध्यान से। हाँ पहले तो एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद क्या है? यहाँ था एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इधर फोकस करना। लो भाई, ये मेरा कौन सा खर्च, ये मेरे कौन से खर्चे थे? 22-23 के, ठीक है? 22-23 के खर्चों का मैं सपोज क्लेम लेना भूल गई और इसका क्या जा चुका है? रिटर्न जा चुका है, रिटर्न की रिवाइज रेट भी जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है। अब 22-23 के खर्चों का मैं चाहती हूँ 23-24 में डिडक्शन मिल जाए, मिलेगा? नहीं, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? एक्सपेंडिचर कनेक्टेड क्या होने चाहिए? एक्सपेंडिचर कनेक्टेड क्या होने चाहिए? प्रीवियस ईयर। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? एक्सपेंडिचर किसके साथ कनेक्टेड होने चाहिए? प्रीवियस ईयर के साथ। बच्चों क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। आ रहा है बेटा समझ? लॉजिक क्लियर हो रहा है? 4 शर्तें पूरी। चलो तुम लोगों को घुमाने लेके चलते, मिलेगा? तुम लोगों को घुमाने लेके चलते, मिलेगा? क्यों? लेके नहीं जाते हो दूसरी बात है,
रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बस भूलना मत हमें, नहीं मैंने गलती कर दी कॉपी रिजल्ट भूलना मत बस। होता ही है कि मैं बता रही ना सच, होता ही है जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है वो भूल जाते हैं, और जिनका अच्छा नहीं आता ना वो हमारे पीछे ठीक है। तो वही है, दोनों में टीचर्स को याद रखना चाहिए। रिजल्ट अच्छा भी है, भगवान करे रिजल्ट बहुत 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 अच्छा है, लेकिन रिजल्ट अच्छे के बाद भी टीचर को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा बड़े बूढ़े कह के गए, मैं नहीं कह के गई हम चलो समझे बच्चों, समझ आया? ठीक, एक्सपेंडिचर कनेक्टेड में क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर कनेक्ट। और हाँ एक चीज और बेटा ध्यान से सुन लो सब, ये वाले सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं, ठीक है? तो यूट्यूब पे अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो फिर मेरे से बार बार नहीं बोलोगे कि मैडम रिकॉर्डिंग तो ये करो वो करो। अभी रुक जा, क्लास के बाद, क्लास के बाद दीपिका कॉमर्स क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको ये देख लो। अरे यार कहाँ है ये? ठीक, ये कल मैंने प्रोसेस के भी डाल के रखे, ये मैंने प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के पूरे डाल के रखे, ठीक है? और एक चीज और है, और वो अपना क्या नहीं किया मैंने, ये इसीलिए किया है, रीजन दिया है कि ये चीजें तुम लोग रोज बोलते हो कि मैडम को परेशान करते, मैडम वो दे दो वो दे दो वो दे दो। जितना दिन देखना पुराने भी लेक्चर हैं, पुराने टेक्स्ट से, लेकिन वो मत देखना कि लॉ चेंज हो गया ना। पुराने टेक्स्ट के लेक्चर, पुराने कॉस्टिंग के लेक्चर देख सकते हो, 11th और 12th के देख सकते हो, लेकिन इसके नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना? और छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं, इसमें से क्लिप कट के छोटी छोटी सी जो क्लिप होती है ना, जो रिविजन के काम आती है, वो रिविजन के लिए दीपिका कॉमर्स क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पे जो करना है ना उसको कर लेना फॉलो, उसमें छोटी छोटी क्लिप्स आती है ऐसा। चलो नहीं क्यों थकते आगे? चलो बच्चों, हाँ सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होनी चाहिए चीजें? पहला बिजनेस एक्सपेंसेस होने चाहिए, दूसरा बिजनेस एक्सपेंसेस होने चाहिए, दूसरा रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? ऑन बिजनेस होना चाहिए, पहला बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? रिलेटेड टू ऑन बिजनेस, तीसरा इट शुड बी एन रेवेन्यू नेचर, तीसरा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, चौथी शर्त क्या है? तो इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब बच्चों एक बात सुनो, इनकर्ड ड्यूरिंग द क्या है? प्रीवियस ईयर होना चाहिए। अच्छा चलो सुनो, सपोज मैंने इंस्टाग्राम के लिए किसी के इंस्टाग्राम में वीडियोस के वायरल करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए पेमेंट किया, बोलो मिलेगा हाँ या ना? हाँ डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। जैसे ये भी बोलती कि मैडम हमें भी तो हम भी पेड है, तो मैंने इन सबको 100 रुपये सबको दे दिया, वही ना मार्केटिंग के लिए खर्चा करा है, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, गुड मिलेगा। अब तुम लोगों में से कोई बंदा अपना इंस्टाग्राम वायरल करने के लिए, कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है तुम्हारे, ठीक? कोई बिजनेस अकाउंट है या ना आप बिजनेस चला रहे हो? बिजनेस अकाउंट नहीं है, ऐसे ही आप मस्ती मजे के लिए कि अभी तो मस्ती मजे में इंस्टाग्राम को वायरल करने के लिए आप पेड प्रमोशन चला रहे हो, आपको मिलेगा? ठीक, आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, क्योंकि कनेक्टेड विद बिजनेस है, इनका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, कनेक्टेड विद ऑन बिजनेस है। 30 चौथी शर्त क्या है? इट मस्ट बी कौन सी एक्सपेंडिचर है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बच्चे खर्चे कौन से खर्चे होने चाहिए, रेवेन्यू खर्चे। क्लियरिटी है ना, ठीक। पांचवा इट मस्ट बी लीगल एक्सपेंडिचर, खर्चे कौन से होने चाहिए, लीगल, इलीगल नहीं होने चाहिए। अब इलीगल, अच्छा एक बात बताओ, मैं गाड़ी से आती हूँ, पेट्रोल लगता होगा, पेट्रोल का मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का, मैं यहाँ क्यों आती हूँ, तुमसे मिलने के लिए, पढ़ाना मतलब काय के लिए, कनेक्टेड विद बिजनेस है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा। सपोज मेरा चालान हो गया, गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की और मेरा क्या हो गया, चालान हो गया, मैंने पुलिस वाले को ऐसे 200 रुपये दे दिए, मैंने चालान क्यों कर रहा है, चालान से 200 रुपये रख, अब 200 रुपये का मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इलीगल। ये क्या है, इलीगल। लीगल खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, इलीगल खर्चों का डिडक्शन नहीं है। नहीं, आज चालान का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, चालान लीगल है। देखो ध्यान से सुनना, आगे मैं पढ़ाऊंगी, दो खर्चे होते हैं, एक होते हैं कॉम्पनसेशन नेचर का, एक होता है पेनल्टी नेचर का। अगर खर्चे कॉम्पनसेशन नेचर के मिलेगा और अगर पेनल्टी नेचर के तो वैसा नहीं मिलेगा। क्लैरिटी है, बोलो क्लैरिटी है, हाँ या ना, ठीक। तो सेक्शन 29 क्या कहता है, बिजनेस इनकम टैक्स इनकम मतलब बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस। अब कल हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 पढ़ेंगे क्या है, स्पेसिफिक